वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। आज हम देखेंगे कि क्या कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं कि लोग रिबेलियन पे, लोग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गए। अभी थोड़ी सी उसको हम कहते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी जो इंडिपेंडेंस वॉर थी, एक ऐसी वॉर थी जो पूरी हिंदुस्तान में चली थी, पूरी हिंदुस्तान में चली थी। और जबकि नेशनल मूवमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो अलग है, 19 सेंचुरी में होते हैं, लेकिन 1857 में ऐसा क्या हुआ उसको हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं, कहा जाता है, ठीक है ना। क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था वो हम देखेंगे। देखो इंट्रोडक्शन की पार्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि इससे पहले भी हमने देखा था कि ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी थी, जब ये 1600 में यहाँ पे आई, फिर इन्होंने हुगली रिवर पे अपने इन्फ्लुएंस जमाया था। फिर उसी के अंडर कलकत्ता से फिर अपने फिर बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी 1857 में, फिर बैटल ऑफ बक्सर लड़ी थी 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी, फिर बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ी थी। तो इससे इन्होंने यहाँ पे जो अपना राज जुमाने की स्टार्ट की थी। फिर रॉबर्ट क्लाइंट के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। क्या ऐसे उन्होंने एक्सपेंड करने की कोशिश की थी, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे स्टार्ट किए थे, तो वो हमने पढ़ा था। अब हमने ये भी पढ़ा था कि नवाब जो थे वो लोग जो नवाब जो लोग थे, हाँ, इन्होंने क्या किया था, अपने जो पावर था ये उनको खत्म हुआ था, क्योंकि अब मुगल रूलर जो थे उन्होंने किसको ये दीवानी राइट्स दिए थे, इनको ब्रिटिशर्स को। अब ये दीवान बन गए थे, अब ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब इसके अलावा क्या स्टार्ट होता है हमारा इंट्रोडक्शन, नवाब्स लॉस्ट देयर पावर। अब नवाब्स ने अपने पावर को क्या किया, लॉस्ट किया। कैसे? रेजिडेंट स्टेशनर्ड इन कोर्ट्स। अब इन पे कोर्ट्स में हर एक जगह पे उन पे एक नजर सी रखी गई, ये जो काम कर रहे हैं ये नवाब्स, क्या ये उस हिसाब से कर रहे हैं जैसे कंपनी चाहती है। अभी कंपनी है ईस्ट इंडियन कंपनी, यानी कि अभी जो कंपनी चाहती है, क्या इसी हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, इसी हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, यानी दे वर रिस्ट्रिक्टेड। अब उन पे एक आई साइट रखी गई है, ठीक है ना, सीसी कैमरा के अंडर रखे गए ये लोग। और रेवेन्यू पुलिस, उनके जो टेरिटरीज उसके अंडर आते थे, उन नवाब्स के अंडर, ये सारा कुछ इन ब्रिटिशर्स ने इनसे छीना, यानी उनसे वो छीन लिया गया। क्या छीन लिया गया? यही कि रेवेन्यू और टेरिटरीज जो इनके अंडर आ जाते थे, इसको छीन लिया गया। और इसके अलावा जो फ्रीडम थी, जिसके फ्रीडम उसको रिड्यूस किया गया, यानी कि अब ये उस तरीके से फ्री मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे थे, उस हिसाब से। और आर्मी जो थी वो डिस्बैंड किया गया। अब उनके पास ना कोई आर्मी है, और मैं भी नवाब हूँ, मैं कौन सा नवाब हूँ, मेरे पास ना कोई आर्मी है, ना मेरे पास कोई सोल्जर है, तो क्या मैं भी नवाब हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक नवाब के पास एक उस तरीके से, हाँ, उस तरीके के कुछ चीजें होनी चाहिए। अब उन बेचारों के पास कुछ था ही नहीं। अब उनको सीसीटीवी के जरिए उन पे कुछ लोग पीछे हुए होते थे, ये लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू उनसे लिया गया, उनसे टेरिटरी छीन ली गई, उनसे फ्रीडम उसको रिड्यूस किया गया, उनसे आर्मी जो थी वो डिस्बैंड किया गई। अब हम कहेंगे कुछ फैमिली ऐसी भी थे उस टाइम में जो नेगोशिएट करने चाहते थे कंपनी से, जो ईस्ट इंडियन कंपनी को ये चाहते थे कि ये लोग ऐसा करे, क्या करे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की, जो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की अगर हम बात करेंगे, ये चाहते थे जो उसका अडॉप्टेड सन था, ये क्या हो जाए, ये रिकॉग्नाइज हो जाए एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या हो जाए, ये अडॉप्टेड सन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव हो जाए। या हम बात करेंगे नाना साहब की, इसका जो अडॉप्टेड सन था, इसने ये वसीयत की थी कि उसका जो अडॉप्टेड सन था, किसका अडॉप्टेड सन, पेशवा
बाजीराव सेकंड का जो हमने मराठा पढ़ा था, मराठास जब हमने 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन क्लास 7th में पढ़ा था, वहां भी हमने एक पूरी सी कहानी आपको पेशवा की बारे में बात की थी। वहां पे हमने देखा था, ठीक है ना, पेशवा जो बाजीराव सेकंड था उसको पेंशन मिले, किसका, फादर का, लेकिन ये दोनों चीजें जो है कंपनी ने डिसअलाउ किया। इन दोनों चीजों पे कंपनी ने ये चीजें नहीं मानी, इन्होंने वसीयत की थी, इन्होंने नेगोशिएशन करने की कोशिश की थी कंपनी के साथ, लेकिन कंपनी को ये बात तस्लीम नहीं थी। यानी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की जो बात थी, अडॉप्टेड सन रिकॉग्नाइज एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ये भी कंपनी ने नहीं मानी। और इसके अलावा नानी साहब जो अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड, उसको जो उसका पेंशन है वो उसको फादर को मिले, ये भी कंपनी ने नहीं माना। इन दोनों को कंपनी ने ठुकराया है। इसके अलावा अगर हम अवध की बात करेंगे, उससे पहले जब हमने सब्सिडरी अलायंस की बात की थी, वहां पे हमने ये देखा था जो अवध थी, जो अवध का जो टेरिटरी आता था, जो अवध था 1801 में उसको सब्सिडरी अलायंस उस पर लागू किया गया। सब्सिडरी अलायंस आपको याद होगा, आपको सब्सिडरी अलायंस ये चीज था कि अब ये जो अवध रीजन है, इनका जो किंग है ये अपनी आर्मी नहीं रख सकता, और ये किसके आर्मी रख सकता है, ये ब्रिटिशर्स का जो आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, उसको ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ेगी। और ब्रिटिश आर्मी के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, उनको पे करना पड़ेगा। इफ दे विल नॉट पे, अगर ये पे नहीं करेंगे उनको प्लेंटी देनी पड़ेगी। और प्लेंटी में हमने देखा था हैदराबाद और अवध को, हैदराबाद के कुछ हिस्से को और अवध को भी छीन लिया गया था, ठीक है ना। अब इनको 1801 में सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे लागू किया गया। अब लोगों को ये समझ आ रहा है कि ये ब्रिटिशर्स हम पे कैसे रूल कर रहे हैं। नवाब उसको छीन लिया गया, वो जो इनके पास था, उनके पास जो फ्रीडम था, और इनकी जो नेगोशिएशन, फैमिली नेगोशिएशन को रिजेक्ट किया गया। और इसके अलावा 1856 में जो डलहौसिया उसने अवध को अपने अंडर लिया। इन्होंने ये बता के लिया कि जैसे आज भी चल रहा है कुछ जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे, हाँ है ना, 1857 में इसने दलहौसिया ने अवध को टेकन अवे किया। यानी ये बताया कि वहां पे मिस गवर्नेंस हो रही है, वहां पे वो चीजें नहीं चल रही हैं जो ब्रिटिश कंपनी चाहती हैं, जो ईस्ट इंडियन कंपनी यहाँ पे चाहती हैं, जो ब्रिटिशर चाहते हैं, जो ये इंग्लिशमैन यहाँ पे चाहते थे, ये कुछ चीजें यहाँ पे नहीं हो रही है। इसीलिए 1857 में अवध को टेकन ऑफ किया गया, ठीक है ना। यानी कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। अब लोग ये भी सोच रहे हैं, अब सिपाहीज ये भी सोच रहे हैं, अब कॉमन पीपल्स ये भी सोच रहे हैं कि अवध को क्यों लिया गया। अवध में पहले सब्सिडी अलायंस, फिर उसको अंडर लिया गया। दैट मींस कि नाउ द पीपल रियलाइज दैट द ईस्ट इंडियन कंपनी, दैट ब्रिटिशर्स वांट टू रूल इन दिस इंडिया, ठीक है ना। और मुगल्स के साथ क्या किया गया, अब जब ईस्ट इंडियन कंपनी पावरफुल होने लगी, अब जब ईस्ट इंडियन कंपनी में इतनी ताकत आने लगी कि जो उन्होंने क्या किया, रूलर्स के जो नेम थे क्वींस पे, इनको हटाया गया। अब कंपनी ने अपना नाम यहाँ पे लगाया। और यहाँ के उस टाइम के दौर की अगर हम बात करेंगे, उस टाइम के दौर में जो क्वींस थे, जो पैसे हुआ करते थे, उस पे किनका रूलर का नाम लगाया जाता था। अब इसको खत्म किया गया। अब किसका, ईस्ट इंडियन कंपनी का नाम रखा गया। इसके अलावा 1856 की अगर हम बात करेंगे, जो जनरल गवर्नर कैनन ने डिक्लेयर किया कि जो बहादुर शाही जफर, नो वन विल बी मुगल रूलर डिसेंडेंट्स विल बी कॉल्ड एज प्रिंसेस। नाउ जो जनरल गवर्नर था, इसने ये बताया 1856 में कि जो बहादुर शाही जफर हैं, उसके अलावा जो भी उसके आने वाले जो होंगे, उनको क्या किया जाएगा, उनको डिसेंडर्स माना जाएगा, और उनको कोई भी रूलर उनमें से नहीं होगा। यानी कि इनहेरिटेंट जो रूल था वो खत्म किया गया। इसके अलावा जो 1849 की अगर हम बात करेंगे, डलहौसिया जो उसने अनाउंस किया कि आफ्टर बहादुर शाही जफर, मुगल फैमिली जो है इसको रिमूव किया जाएगा रेड फोर्ट से 1849 में ही उनको निकाल दिया गया। और फिर 1857 में ये बताया गया कि जो बहादुर शाही जफर के बाद कोई रूलर अब मुगल का नहीं बनेगा। तीन चीजें, जो मुगल नाम था, मगर रूलर का जो नाम होता था क्वींस पे, उसको खत्म किया गया। फिर
1849 में ये बताया गया कि बहादुर शाही जफर को और इसकी फैमिली को जो बहादुर शाही जफर उसकी फैमिली को इसके बाद जो मतलब जो उनके बेटे आ जाएंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको रेड फोर्ट से निकाल दिया जाएगा। और इसके अलावा थर्ड इन 1856 में ये बताया गया कि बहादुर शाही जफर के बाद कोई अब रूलर नहीं आएगा। अब नाउ व्हाट हैपेंड टू द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज? नाउ देयर वाज now the question is what peasants and sipahies live their life in such conditions. Now peasants पे क्या प्रभाव पड़ा इस टाइम पे, इस दौर में? अगर हम पीजेंट्स की बात करेंगे, यहाँ पे हाई टैक्स लगाए गए। अब आप देखोगे पहले से ही मैं बता रहा हूँ क्लास 8 से, जब हमने ब्रिटिशर्स की बात करी और ये लोग जहाँ पे इन्होंने किया, जहाँ पे उन्हें रेवेन्यू की बात की, चाहे जमींदार, चाहे इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लगाए थे, हाँ ठीक है ना, चाहे रॉयती सिस्टम उन्होंने सेटअप किया, वहाँ पूरी जगहों पे ये हाई टैक्स मांग रहे थे। और ये तो और भी 1857 से पहले 1856 की अगर हम बात करेंगे, 1848 की अगर हम बात करेंगे, ये वो दौर चल रहा था जब ये हाई टैक्सेस पे कर रहे थे और जो पीजेंट्स बेचारे थे, दिस वाज नॉट एबल टू पे सच huge taxes that was implemented by these Britishers, जो इन्होंने लगाया था ये एबल ही नहीं थे। अब जो ये लोन ले रहे थे मनी लैंडर से, अब ये चुकता भी नहीं कर पा रहे थे लोन जो ये ले रहे थे मनी लैंडलॉर्ड से, और इस वजह से उनको क्या करना पड़ा, इन बेचारों को लैंड भी यानी कि प्रॉपर्टी से भी ये जा रहे थे, ठीक है ना, नॉट पे लॉस प्रॉपर्टी। नाउ दे मोस्ट पीजेंट जो थे उनको जो है प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ा। अगर हम सपोज की बात करेंगे और सपोज की बात करेंगे यानी सिपाह की बात करेंगे, यहाँ सोल्जर्स की बात करेंगे, ये उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के दौर पे उनको पोर सर्विसेज मिल रही थी और लेस पे मिल रहे थे, और एवेलेंस जो थी जो उनके पास जो एवेलेंस थी वो क्या थी, बहुत कम थी। अलाउंस जो थी वो बहुत कम थी, लेस पे वो कर रहे थे। और इसके अलावा न्यू लॉज आए थे कि जो एज ए सिपाह काम करेगा ब्रिटिश में, उसको क्या करना पड़ेगा, सी रूट से भी ट्रेवल करना पड़ेगा। जब उनको मतलब सी रूट्स टू सर्व द कंपनी, इन ऑर्डर टू सर्व द कंपनी दे हैव टू, उनको क्या करना पड़ेगा, सी रूट से भी जाना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे ये बताया जा रहा था कि जो लोग सी रूट से जाएंगे उनको अपने जो रिलीजन है या उनके जो अपने कास्ट हैं उनसे हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि अब वो ये लॉस करेंगे अपना कास्ट और अपना रिलीजन। और इसके अलावा अगर हम 1824 की बात करेंगे और बर्मा में उनको जाना पड़ा कहाँ से, इंडिया से। लेकिन बहुत सारे उनको ऑर्डर मिल गया था कि आप सी रूट्स के थ्रू जाओ, लेकिन जो सिपाही थे इन्होंने चूज किया था लैंड, यानी कि ये बाय लैंड गए थे, ये बाय सी रूट नहीं गए। और इस वजह से इन सिपाही को क्या मिल गया था, इन सिपाही को फिर आगे क्या मिला था, इनको पनिश किया गया था। सिपाही की ये हालत थी, खस्ता हालत थी, उनको पोर सर्विस मिल रही थी, उसको अलाउंसेस ही नहीं मिल रहे थे, सर्विस ही नहीं मिल रही थी, उनको वेजेस ही नहीं प्रॉपर मिल रही थी। और यहाँ से बता रहे थे जब भी हमें जरूरत पड़े, जहाँ भी हमें जरूरत पड़े, जिस मौके पे भी हमें जरूरत पड़े, आपको आना पड़ेगा। और उनको सी रूट्स भी कभी कभार क्या करना पड़ रहा था, सी रूट्स भी ट्रेवल करना पड़ रहा था, सी रूट्स भी क्रॉस करना पड़ रहा था। और सी रूट से जब क्रॉस करेंगे बेचारे, उनका जो कास्ट होगा, उनका जो रिलीजन होगा, ये भी उससे भी हाथ धो बैठेंगे। अब हम देखेंगे उसके रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म। इसके अलावा भी कुछ काम उन्होंने किए। अब ईस्ट इंडियन कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, लॉ बनाए, सती को बैन किया। जब सती मतलब कि सती प्रैक्टिस होता था, जैसे एक बीवी जब इस दुनिया से चली जाएगी उसको शौहर को भी कुछ जला जाता था, या शौहर इस दुनिया से चला जाएगा उसकी बीवी को इसके साथ जिंदा जलाया जाता था। इस सती प्रैक्टिस को इन्होंने क्या किया, इसको बैन किया। और वुमेन्स रिमैरिज को भी क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। अब जो विधवाएं होंगे उनके साथ शादी कर सकते हैं। ये चीजें
किसने किया यहाँ पे? ब्रिटिशर्स ने किया। और इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, नाउ द एजुकेशन विल बी गिवन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या दी जाएगी? एजुकेशन। अब ये बात भी तो लोगों को समझ आ रही है। एक साइड से ये नवाब से उनका जो नवाबस भी गुस्से में है। अब देखो यहाँ पे जो ये फैमिलीज नेगोशिएशन ये भी गुस्से में है। अब देखो मुगल्स के साथ क्या हो रहा है, ये लोग भी गुस्से में है। पीजेंट के साथ क्या हो रहा है, ये लोग भी गुस्से में है। सिपाहीज के साथ क्या हो रहा है, ये लोग भी गुस्से में है। अब एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में है तो लोग भी गुस्से में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो रिलीजियस है, वो सारा कुछ जो है खतरे में आ रहा है। नजर आ रहा है कि अब उनकी लैंग्वेज जो है उनको इंग्लिश में बात करनी, इंग्लिश एजुकेशन जब मिल जाएगा। तो ये इसलिए इन्होंने किया कि ईस्ट इंडियन कंपनी लोगों को, यहाँ के लोगों को समझ सके। ठीक है ना? तो ऐसी बात है। 1830 की अगर हम बात करेंगे और क्रिश्चियन मिशनरीज की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अलो किया गया था फ्रीली। ठीक है ना? और फ्रीली फंक्शन इनको यहाँ पे अलो किया गया था। अलो ओन लैंड प्लस प्रॉपर्टी। अब ये ओन लैंड भी कर सकते थे और ये प्रॉपर्टी भी यहाँ से ले सकते थे। और इसके अलावा जो 1850 में उससे भी रेजर किया गया, क्या किया गया कि नाउ द कन्वर्शन बिकम्स सो इजी। क्यों? अब उनके जो इनहेरिटेड लैंड थे ना, इनहेरिटेड लैंड वो उन्हीं के पास रहेंगे। इंस्टेंट प्रॉपर्टी कैन बी इनहेरिटेड। यानी कि इस हिसाब से क्रिश्चियनरी को यहाँ पे क्या किया गया, एक तरीके से उसको इन्फ्लुएंस किया गया। यानी कि लोगों पे ये बताया गया कि आप अगर क्रिश्चियन बनना चाहते हो तो आप आराम से बन सकते हो, आपके साथ कोई भी दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। ठीक है ना? ठीक, ये कहानी चल रही थी। अब लोगों को ये भी समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर लगा रहे हैं, एजुकेशन इंग्लिश में कर रहे हैं। और क्रिश्चियन मिशनरीज ये भी एक तो हिंदूज और मुस्लिम्स में भी तो एक आग इसकी भी होगी। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज को आराम से फ्रीली मूव कराया जा रहा है। ठीक है ना? और यहाँ पे स्कूल बनाए जा रहे हैं उस तरीके से। अब देखिए, थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, अगर हम बुक करेंगे मजहा प्रवास, जो विष्णु भट्ट गौडसे ने लिखा है। ये इसके अपने ये महाराष्ट्र का रहने वाला था। अपने अंकल के साथ ये यज्ञनी पे जा रहा था, ठीक है ना, यचना पे जा रहा था। कहाँ पे? मराठा में। और ये दे मेट विद सिपाहीज, ये रास्ते में सिपाहीज के साथ मिल रहे। और सिपाहीज इनको बोल रहे हैं कि जो हालात हैं वो कुछ ही दिनों में, वो 2-3 डेज में क्या हो जाएगा, मैसिव अपराइजिंग ब्रेक इन 3 डेज, कुछ 2-3 दिनों में एक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। वो क्या बड़ा होने वाला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। ठीक है ना? 1857 रिवोल्ट कहाँ पे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, मेरठ स्टार्ट होता है, वो सारी चीजें हम लेक्चर सेकंड में पढ़ेंगे। और 84 ये बोल रहे हैं 84 रूल्स ब्रिटिशर्स ने किए हैं ताकि इस पे जो इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्ट हिंदूज और मुस्लिम्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। और लोकल किंग्स और प्रिंसेस ने इस चीज को रिफ्यूज किया है और इन्होंने वार्न किया है ईस्ट इंडियन कंपनी को कि इस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट ना किया जाए, इस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट ना किया जाए। और इसके अलावा मेमोराइज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। सीताराम पांडे कौन था? ये एक 1812 में ये सिपा हुआ और 1860 में उसने रिटायरमेंट मिला। यानी कि 48 ईयर्स तक इसने क्या किया, इसने ये नौकरी में था और बंगाल नेटिव आर्मी से 1812 में ये सिपा बन गया और रिटायर्ड 1860 में हो गया। और इसने फाइट की है ईस्ट इंडियन कंपनी के साइड से, यानी कि ईस्ट इंडियन कंपनी का ये आर्मी से काम कर रहा था। और जब उसका जब 1857 रिवोल्ट हुआ, उसका जो सन था उसके आइज के सामने मार दिया गया। और कमांडिंग ऑफिसर जो 1861 की अगर हम बात करेंगे, नॉरगेट, इसने इसको बताया कि आप कुछ मेमोराइज लिखो, आप कुछ लिखो उस टाइम पे कि आपको क्यों लग रहा है कि ये अपराइजिंग 1857 जो ये रिवोल्ट हुआ ये किस वजह से हुआ। तो ये अवधी लैंग्वेज में लिखता है
जो 1860 में ये लिख रहे हैं अवधी लैंग्वेज में, और फिर नगरोचु था ये नॉर्गेट इसको ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में। और ये 3 वजह लिखते हैं। पहला वजह जो अपराइजिंग का था वो था सीजिंग ऑफ अवध। ये कह रहे हैं कि सीज जो आपने अवध किया है, जो आपने सीज अवध किया है, ये तो एक फैक्टर है कि देखो लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अवध तो एक ऐसा टेरिटरी था जहां पे 1801 में आपने पहले सबसे अलायंस लगाया, फिर आपने खुद ही उसको अपने अंडर किया है, तो लोग समझेंगे। तो ये भी एक वजह है कि अपराइजिंग 1857 रिवोल्ट क्यों हुआ। और दूसरी बात यह है कि आपने ग्रीज्ड cartilages with the fat of cows and pigs, और ये भी अफवाह हुई है, ये भी लोगों को पता चल रहा है कि आप जो ड्रिलिंग कर रहे हैं, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जो ट्रेंड आर्मी को बना रहे हैं, उसमें क्या यूज होता है, उसमें कार्टिलेज यूज होते हैं। ग्रेज में जो कार्टिलेज यूज होता है वो किसका होता है, वो फैट ऑफ काउस और पिग्स का होता है। इसके अलावा और कन्वर्शन टू क्रिश्चियनिटी, और आप जो ये कुछ इस तरह से अलाउ करते हैं लोगों को कि क्रिश्चियनिटी में आने के लिए, और ये भी एक रीजन है कि लोग समझ रहे हैं कि हमारा जो मुस्लिम समझ रहे हैं, हिंदू समझ रहे हैं, बाकी कम्युनिटी समझ रहे हैं, ये जो हमारा दीन है, जो हमारा मजहब है, वो किस में है, वो खतरे में है। ये 3 चीजें ये लिखता है। और अब हम देखेंगे कि कैसे मेरठ से फैलते हैं, फिर कैसे कैसे बहादुर शाह जफर को जेल किया जाता है, फिर हम देखेंगे 1857 रिवोल्ट कैसे हो जाता है, फिर हम देखेंगे कि ईस्ट इंडियन कंपनी ने इस 1857 रिवोल्ट को कैसे सप्रेस किया है और कैसे न्यू लॉज यहाँ पे लागू किए हैं। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी वजह थी ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, यानी रिबल ऑफ 1857 हुआ था। फिर हम देखेंगे क्या हुआ था 1857 रिबल में और कैसे इसको सप्रेस किया गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने देखा कि नवाब जो थे, इन्होंने अपने नवाबस ने लॉस किया अपने पावर को। इसके अलावा जो फैमिली ने नेगोशिएशन करने की कोशिश की और कंपनी ने इसको नहीं माना, इसको रिजेक्शन मिल गई और फिर अवध को अपने अंडर लिया गया। और इसके अलावा मगर रूलर्स के साथ जो उनका नाम था जो वो सारा कुछ खत्म किया गया और पीजेंट्स के ऊपर हाई टैक्सेस लगाए गए, सिपाहीज को पोर सर्विस दी गई और उनको सी रूट्स भी कभी कभार क्रॉस करना पड़ रहा था। और फिर हमने देखा कुछ लॉज इन्होंने किए हैं यहाँ पे, सती प्रैक्टिस को खत्म किया, विंडो रेमेडिएशन को खत्म किया और क्रिश्चियन मिशनरीज बनाए यहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम नाउ इंट्रोड्यूस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और इसके अलावा हमने देखा कि ये कह रहे हैं कि लोग क्या कर रहे थे, सिपाही क्या कह रहे थे। और इसके अलावा रिटायर्ड जो उनके पास सूबेदार था सतराम पांडे, ये क्या बता रहा है, ये वजह क्या थी इस रिवोल्ट 1857 में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th चैप्टर नंबर 5 का म्यूटिनिटी बिकम्स ए पॉपुलर रेबेलियन। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने या कैसे ब्रिटिशर्स ने मुगल्स का रूल खत्म किया था, कैसे नवाबस से वो सारा कुछ छीन लिया गया था जो नवाबस के पास था, और कैसे उन्होंने पीजेंट्स के साथ किया, कैसे उन्होंने हाई टैक्सेस लगाए थे और क्या उन्होंने स्पाइस के साथ किया, वो सारा कुछ जो कहानी थी हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि कैसे एक लोगों के दरमियान लोग क्या सोच रहे थे और क्या कुछ ऐसे होने वाले थे, क्या कुछ 84 रूल्स आने वाले थे जिससे हिंदू और मुस्लिम जो थे वो भटक उठे थे, ठीक है ना, वो उनके खिलाफ हुए थे, ठीक है ना। अब म्यूटिनिटी बिकम्स ए पॉपुलर रेबेलियन, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। दैट मींस कि अभी तक अगर हम यहां
से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हमें ये बात समझ आ चुकी है यहाँ तक कि लोगों के मन में, विलेजर्स के मन में, जमींदार के मन में, एक पॉलिटिशियंस के मन में, हाँ, लोकल बॉडीज के मन में, हाँ, मुगल्स के मन में, इनके दिमाग में ये एक रिपेलेंट टाइप का ऑलरेडी एक क्रिएटिव हो चुका था। ईस्ट इंडियन कंपनी, उनको ये समझ आ गया था कि मिशनरी जो यहाँ पे जो मिशनरी स्कूल खोले जाते हैं, जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश में लाया जाता है, दैट मीन्स कि ये क्या कर रहे हैं, ये इन इंडियंस को, यहाँ के इंडियंस को, यहाँ के लोकलिटी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये बात समझ आ चुकी थी, इनके दिल में ऑलरेडी एक आग सी पैदा हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे रूलर्स इतने थे, यहाँ पे रूल ऐसे थे, यहाँ पे लॉज ऐसे थे, दिस वाज एनफोर्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाय दिस क्रूअल गवर्नमेंट, इनके अंडर ये थे और ये बात कर ही नहीं पाते। अगर ये चाहते भी उनको क्या जेल किया जाता था, ठीक है ना। दो ईस्ट इंडियन कंपनी, क्योंकि उन्होंने बैटला पलायस लड़ी थी, बैटला बक्सर लड़ी थी, उसके अलावा रेवेन्यू देवानी राइट्स, वो सारे। अब म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हम तीन चीजों की बात करेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में। पहले हम देखेंगे रिबेलियन मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से लेकर दिल्ली तक जो ये रिबेलियन चलता जा रहा है और इसके बारे में इसकी कहानी हम पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे कि रिबेलियन सेपरेटर्स यानी कहाँ कहाँ तक, इसको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में हुई। हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे रिबेलियन सेपरेट हुई थी। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे फिर कंपनी फाइट्स बैक। अब जो ये कंपनी थी ये फाइट बैक कर रही है, ये वापस लड़ रही है। अब हम देखेंगे फिर आफ्टर मैथ, यानी कि उसके बाद जब ये वापस लड़ रही है, जब अब ये पोजीशन एक पर्टिकुलर पोजीशन आ जाती है। और इस पोजीशन के बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या ये कुछ रूल्स लागू करते हैं ये ईस्ट इंडियन कंपनी वाले। यहाँ पे देखो क्या हो जाता है कि मेरठ टू दिल्ली की हम बात करेंगे पहले, ठीक है ना। मेरठ टू दिल्ली मई 1857 में ये अपराइजिंग जो है ये बढ़ जाती है, ये अलग लेवल में आ जाती है। इसका जो रिबेलियन है ये उरूज पे पहुंचता है। 29 मार्च 1857 में जो मंगल पांडे था, एक यंग सोल्जर था मंगल पांडे, इसने अटैक किया था एक ऑफिसर्स पे। कहाँ पे, बैरकपुरा में इसने अटैक किया था। मंगल पांडे ने, एक यंग सोल्जर था और इसको क्या किया गया था, इसको हैंग किया गया था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। और जो ऑफिसर्स थे इन पे अटैक किया था, और जो सपाइस थे और रिफ्यूजल टू ड्रिल, और सपोयो जो थे, अब जो लोग थे, अब जो सोल्जर्स थे, इन्होंने ड्रिल करने से रिफ्यूज किया था, मना किया था। और 19 मई 85 जो सपाइस थे उनको जेल लिया गया। और 10 में जो है यहाँ पे अटैक किया है, ठीक है ना। तो जब सपाइस ने ड्रिल करने से मना किया, 1805 को जेल लिया गया। और यही जो बाकी जो वहां पे बचे थे, इन्होंने अटैक किया है, पुलिस स्टेशन पे उन्होंने अटैक किया है, जगह जगह पे उन्होंने अटैक किया है। इवन की दे हैव किल्ड द व्हाइट सोल्जर्स, और वी कैन से द ब्रिटिश आर्मी जो ब्रिटिश आर्मी थे उनको किल किया गया, वहां के रोड्स को डिस्ट्रॉय किया गया, हाँ, जाम लग गया। और जेल्स को जहां पे ये प्रेजेंट थे उनको वहां पे तहस नहस किया गया, ठीक है ना। और फिर ये सुबह ही 11 मई को आ जाते हैं दिल्ली में, मेरठ से दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली में अब मसला ये था कि अब ये क्या चाहते थे, ये रिबेलियन चाहते थे, ये रिवोल्ट, ये एक चेंज चाहते थे, ये एक इंडियन लीडर चाहते थे। अब मसला ये था बनेगा कौन। अब कौन सा था हमारे पास, बहादुर शाह जफर जो मगर लास्ट रूलर मगर का था। अब ये उनके पास गए, उनके पास बहादुर शाह जफर को जब दिल्ली रेड फोर्ट के सराउंडिंग में बहुत सारी गैदरिंग हो गए तो उनको रोक दिया गया था, वहां पर जाने के लिए मना किया गया था। लेकिन ये लोग नहीं माने, ये अंदर घुस गए और बहादुर शाह जफर को बताया कि आप हमारी तरफ से एक लीडर बनो, ठीक है ना, आप रिबेलियन में आ जाओ, आप रिवोल्ट में आ जाओ। लेकिन इसने पहले बहुत मना किया था कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन इसको जब मतलब उन लोगों ने फोर्स किया, उन लोगों ने बताया कि आप ही हो अब हमारा
ठीक है ना। तो फिर बहादुर शाह जफर वहां पे बताता है कि चलो कोई नहीं, एक रिटर्न एक नोट लिखता है, बाकी जो इसके लोकल रूलर्स होते हैं वो उनको लिखते हैं। अब ये भी एक मसला था कि लोकल रूलर्स क्यों इससे मिल जाते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हम बहादुर शाह जफर के पास से काम करेंगे, उसके अंडर से काम करेंगे, जो हमारी टेरिटरी है वो हमें वहीं पे रहेंगे और हम इसके अंडर काम करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जिम्मेदार जो थे, विलेज मैनर जो थे, पीजेंट जो थे, सिपाही जो थे, दे वर ऑल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे वांटेड टू गो बैक द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये चाहते थे कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो है यहाँ से चली जाए। और अगर हम बात करेंगे नाउ दिस रिबेलियन स्पिरिट, उसको थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके बाद ये स्पिरिट हो गया। फॉर एग्जांपल दिल्ली में बहादुर शाही खान, जो बहादुर शाह जफर था, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे दिल्ली की बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर था, और लखनऊ की बात करेंगे बेगम हजरा महल और सन उसका बरजस कादिर ये था, ठीक है ना। कानपुर से कौन कौन से लड़ रहे थे। नाना साहब, आपको मैंने बताया था कि नाना साहब जो बाजीराव सेकंड का ये था, ठीक है ना, अडॉप्टेड सन। और इसके उसने भी ये किया था कि पेंशन उसको मिल जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मना किया था। और नाना साहब यहाँ से लड़ रहे थे बरेली, और यहाँ पे बख्त खान और फैजाबाद की बात करेंगे मौलवी अब्दुल्ला, और झांसी की बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई प्लस तोपी, और इसके अलावा इसके अलावा बिहार की बात करेंगे कुंवर सिंह, इसके बाद मधला रीजन यानी एमपी रानी अतिबाई। और इसके अलावा इसने रानी अतिबाई लोधी, उसने 4000 आर्मीज को क्या किया था, वो लेके आए थे, यानी कि दिल्ली में अब ये क्या कर रहे थे, एक हिसाब से अब मंसूबा बना रहे थे कैसे ईस्ट इंडियन कंपनी को यहाँ से भगा दे। लेकिन उसी दौरान में लेफ्टिनेंट कर्नल टैयर जो था 16 अगस्त 1857 में ये टेलीग्राम करता है ईस्ट वहां पे वो ये बताता है, टेलीग्राम करता है, थे ना इंग्लैंड यहाँ पे यूरोप में, वहां से ये बताता है उनको कि ब्रिटिश यहाँ पर खतरे में है, जिम्मेदार हमारे अपोजिट में हो गए, बहादुर शाह जफर हमारे अपोजिट में हो गए, और जो भी लोकल रूलर्स है वो हमारे अपोजिट में हो गए, इवन के सिपाहीज जो हमारे पीजेंट्स थे वो हमारे अपोजिट में हो गए। अब इन्होंने वहां से क्या किए, ट्रूप्स मंगाए, वहां से क्या मंगाए, आर्मी मैन मंगाए। जब उन्होंने ये किया तो वहां पे फाइट बैक हुआ, रीइंफोर्समेंट ब्रॉट फ्रॉम द यूरोप। अब इनको वहां पे आर्मी मिल गई, वहां पे उनको सपोर्ट मिल गया। नाउ न्यू लॉ टू कॉन्सेंट रिबेल्स इजीली, अब इन्होंने न्यू लॉज यहाँ पे अडॉप्ट किए। उसके अलावा मूड स्टॉर्म सेंटर्स रिवोल्ट, अब ये रिवोल्ट में आ गए। और सिंपल सी बात थी, जब इतने सारे फौजी उनके पास थे तो सिंपली यहाँ पे तो ये लोग मुकाबला ही नहीं कर पाए, और दिल्ली में और इस दिल्ली को कैप्चर्ड किया गया था। अब जब यहाँ पे आए थे, कब आए थे, जब ये 11 मई दिल्ली में आ जाते हैं बहादुर शाह जफर, उस टाइम पे भी जो ये दिल्ली थी, ये दिस वाज अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ पे भी ये लड़ते हैं, यहाँ पे भी ये ईस्ट इंडियन वाइट पर्सन को क्या करते हैं, मार गिराते हैं यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी 9th मई भी और 11th मई भी, ठीक है ना। तो 10th मई और 11th मई को भी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं बहादुर शाह जफर को लाइफ इम्प्रेजन किया जाता है, रिकैप्चर्ड दिल्ली किया जाता है, और जो इसकी वाइफ थी बेगम जीनत महल, उसको भी रंगून जेल में लिया जाता है, और अक्टूबर 1858 में। और जो बहादुर शाह जफर है उसकी डेथ हो जाती है फिर 1862 में। और लखनऊ की अगर हम बात करेंगे, लखनऊ जो इन्होंने अपने कब्जे में किया कब, मार्च 1858 में। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई, उसको किल किया गया जून 1858 में। ऐसी रानी अवंतीबाई, उसकी डेथ हुई थी। कैसे डेथ हुई थी, क्योंकि पूरे साइड से ब्रिटिशर्स थे, इसने खुद अपने आप को मार दिया था रानी अवंतीबाई। और
तैंतिया तोप ये कैप्चर हुआ था, ये फॉरेस्ट्स में जा रहा था, वहीं से गुरिल्ला वार कर रहा था और भागते भागते, लेकिन आफ्टर दैट अप्रैल 1859 में इसकी भी डेथ हो जाती है। ट्राई टू विन बैक पीपल्स रॉयल्टी, ना तो ब्रिटिश कंपनी वांट टू विन द पीपल्स रॉयल्टी। अब ये क्या करते हैं, न्यू लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बताते हैं रॉयल लैंड लॉर्डर्स को, उनको रिवॉर्ड किया जाता है, उनको रिवॉर्ड मिलता है, अवार्ड कुछ मिल जाता है, और उनको बताता है कि आप एंजॉय करो, जो आपके पास लैंड है वो हम लैंड वापस नहीं लेंगे। इसके अलावा जो रिबेलियनर्स थे, जिन्होंने रिबेलियन किया, उनको बताया जाता है कि आप सबमिट करो देमसेल्व्स टू ब्रिटिश, आप ब्रिटिश के अंडर आ जाओ। अगर आप ब्रिटिश के अंडर आ जाओगे आपके साथ कोई सताएगा नहीं, लेकिन शर्त ये थी कि आपने किसी ब्रिटिशर्स को नहीं मारा होना चाहिए, कि अगर आपने कोई व्हाइट मैन को नहीं मारा है तो आप आ जाओ, हम आपके इस्तकबाल करते हैं। और आफ्टर मैथ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक्ट हो जाता है 1858 में, नाउ द टेरिटरी प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी, इन सब को एक नाम दिया गया है, ब्रिटिश क्राउन। नाउ ईस्ट इंडियन कंपनी हैज बीन टोटली यहाँ पे इसने अपना राज जमाया था, और ब्रिटिश कैबिनेट में 1 पर्सन होता था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और जो गवर्नर जनरल अभी तक कहते थे, सो आप क्या कहते हैं, वायसराय कहते हैं। चेचन आर्मी, यूरोप आर्मी जो थी, यूरोप सोल्जर्स उसको बढ़ाया गया, और जो इंडियन सोल्जर्स हैं इनको घटाया गया। गुरखाज और सिख पठान्स को इंक्रीज किया गया, ठीक है ना, उनको बढ़ाया गया, सॉरी यहाँ पे इनको क्या किया गया, गोरखास और सिख पठान उनको बढ़ाया गया। और इनका ये मानना था कि शक की नज़र से ये मुस्लिम उसको देखते थे, यही कहते थे। बहादुर शाह जफर भी एक मुस्लिम था, इस हिसाब से ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो रेबल हुआ था, ये जो रिवोल्ट 1857 हुआ है, ये बिकॉज ऑफ द मुस्लिम्स हुआ। और नो फर्दर एक्सनेशन, अब इनने क्या लोकल रूलर्स के ने किया कि हम एक्सनेशन नहीं करेंगे, आप हायर मैं अपने खुद को कम्युनिटी को कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक्सेप्ट ब्रिटिश पैरामोन्ट्री, आपको ब्रिटिश रूल को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। दे हैव टू वर्क अंडर ब्रिटिश रूल और कल्चर विल बी रेस्पेक्टेड। अब इतने करने के बाद, इतने रूल्स निकालने के बाद ये कहते हैं कि कल्चर, रिलीजियस ट्रेडिशन, दिस विल बी रेस्पेक्टेड, हम आपके रिलीजन के साथ नहीं छेड़ेंगे, और जिम्मेदार को अपने राइट्स उस हिसाब से मिलने लगे। ये फिर आफ्टर मैथ इन्होंने किया, यहाँ पे हमने ये पढ़ा, ये सोचा कि मुक्ति जो थी रिपब्लिक कैसे रेबेलियन मेरिट से स्टार्ट हो जाता है, कैसे बहादुर शाह जफर फिर से एक अपोजिशन में आ जाते हैं, किसके अपोजिशन में आ जाता है, ब्रिटिश के अपोजिशन में आ जाता है, कैसे अटैक स्टार्ट हो जाते हैं, कैसे पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है, कैसे ये रिबेल ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड हो जाता है, और फिर कैसे ये रिबेल खत्म किया जाता है, कैसे बहादुर शाह जफर को जेल लिया जाता है, और कैसे रानी काशीबाई को किल किया जाता है जून 1858 में, और रानी अवंतीबाई क्या खुद को मार देती हैं, और कैसे ये रॉयल्टी बैक करने की कोशिश करते हैं, कैसे लैंड लॉर्डर्स को रिवार्ड करते हैं, और कैसे उनको जिन्होंने रिवोल्ट किया है उनको यहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर ट्रैक में लाने की कोशिश करते हैं, और क्या एक्ट करते हैं एक्ट 1858 में, क्या लोकल रूलर्स के साथ करते हैं, क्या जिम्मेदार के साथ करते हैं, क्या मुस्लिम्स के साथ करते हैं, और क्या उन जिम्मेदार के साथ करते हैं, क्या ट्रेडिशन और रिचुअल्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमने आज देखा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। स्टडी